बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं शशिकला स्वागत करती हूँ आप सभी किसान भाई बहनों का। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे तसर उद्योग के विषय में, साथ ही दलहनी फसलों में कीट प्रबंधन आप किस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन हर बार की तरह सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। तो देर न करते हुए चलिए हम रुख करते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली विक्रेता ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के लिए विभाग से ले सकते हैं आर्थिक सहयोग। तिलहन और दलहन की खेती के लिए ले सकते हैं अनुदानित कृषि यंत्र। मटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा प्रगति। अब समाचार विस्तार से। राज्य के खुदरा और थोक मछली विक्रेताओं को मछलियों की खरीद बिक्री के लिए कई साधन सुविधाओं की जरूरत होती है। राज्य के मछली विक्रेताओं को हाइजेनिक कंडीशन में मछलियों के प्रसंस्करण, विपणन और परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, फिश स्टॉल और अन्य उपकरण के लिए आर्थिक सहयोग के रूप में विभाग से अनुदान मिल सकता है। इससे लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क करें। राज्य के कई जिलों में तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें छोटे बड़े कई कृषि उपकरण हैं। इन उपकरणों पर 40 से 50% अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अभी राज्य के जो किसान सब्जी फसल फ्रेंच बीन की खेती कर रहे हैं, वे फल छेदक सहित अन्य कीटों से सावधान रहें। यदि इन कीटों के लगने की संभावना हो तो जैविक नियंत्रण करें। इसके लिए बिवेरिया बेसियाना का उपयोग करें। बिवेरिया बेसियाना एक तरह का मित्र फफूंद है जो पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पौधों पर लगने वाले शत्रु कीटों को मारने का काम करता है। फ्रेंच बीन फसल में फली छेदक कीट के अलावे किसी भी कीट के लगने का खतरा दिखे तो बिवेरिया बेसियाना 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाई, फ्रेंच बीन की जो फसल है उसमें अगर कीट लगते हैं तो उसके लिए अगर जैविक नियंत्रण करें तो इसके लिए बाज़ार में जो है वो आपका बिवेरिया बेसियाना एक फफूंद है जिसका 2.5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका अगर छिड़काव करते हैं तो हम जो फली छेदक है उससे कीटों को सुरक्षा दे सकते हैं। किसान भाई, आप यदि मटर लगाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द बुआई कर लें। मटर के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा प्रगति, PM113, काशी नंदिनी या आजाद P1 लगाएं। मटर की बुआई में 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर रखें। मटर के उन्नत प्रभेद पूसा प्रगति, PM113, काशी नंदिनी और आजाद P1 की उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान ऊपरी जमीन यानी टांड खेत में सब्जी फसल या किसी अन्य फसल की खेती कर रहे हैं तो उसमें निकौनी का काम करने के लिए पेग हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे बैगन फसल में फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। बैंगन फसल में यदि 5% से ज़्यादा फल छेदक कीट का प्रकोप दिखे तो साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा का 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें या कार्बारिलिड WP दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। विराम में भी आपके लिए संदेश है। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पोलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने
वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। किसान भाइयों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि तसर कोशों की कटाई, छटाई और भंडारण, साथ ही कोसा ग्रेडिंग हमारे किसान किस प्रकार करेंगे। जानने के लिए सीधे हम चलते हैं विशेषज्ञ की ओर। तसर एक प्रकार का प्राकृतिक रेशम है जो हमें कीटों से प्राप्त होता है। तसर रेशम उत्पादन के क्षेत्र में हमारा झारखंड प्रदेश देश भर में प्रथम स्थान रखता है। ये उद्योग हमारे झारखंड के ग्रामीणों और आदिवासी समुदाय की आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तसर रेशम उत्पादन के दौरान इनके कोसों की कटाई, छटाई, भंडारण एवं ग्रेडिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अपने प्रदेश में तसर रेशम कीट का पालन मुख्यतः अर्जुन और आसन के पेड़ में होता है। तसर कोकून लगभग 30 से 40 दिन में विकसित हो जाते हैं, अतः इसके उपरांत ये कटाई छटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कटाई के दौरान कोकून को क्षति से बचाते हुए उसे उतारना चाहिए। इसकी कटाई दिन के प्रारंभ या फिर अंत में करना बेहतर होता है। बरसात के समय इसकी कटाई नहीं करनी चाहिए। आज हम आप पहुंचे हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगरी रांची में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के निदेशक श्री NB चौधरी जी, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि तसर कोसों की कटाई, छटाई, भंडारण एवं कोसा ग्रेडिंग की क्या विधि होती है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची में 1964 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। ये केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत काम कर रहा है। ये केवल पूरा दुनिया में एकमात्र संस्थान है वो तसर के बारे में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के बारे में काम करे। केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत 1949 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ये साल हमारा 75 साल हो गया है। 75 साल के अवसर पर 75 ईयर कमेमोरेटिव कॉइन भी रिलीज हो गया है, भारत सरकार ने दिया है। ये केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में आप इसमें 10 राज्य में जो तसर का कीट पालन और कोसा उत्पादन कर रहा है, इसको जो 60 साल का जो अचीवमेंट्स को देखते हुए रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमको लखनऊ में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है इस संस्थान को। कटाई करने के लिए प्रिपरेशन हुआ नहीं हुआ वो देखना है। जब बारिश होता है, बारिश के समय में कटाई नहीं करना है। जो धूप होना है, धूप के समय पे कटाई करने से अच्छा है। वो जो भी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। जो प्रिपरेशन होने के बाद ही कटाई करने से सिल्क कंटेंट अच्छा निकलेगा, ककर क्वालिटी भी बढ़िया हो जाएगा। जब रीलिंग करेंगे, रीलिंग वाला जो रीलर है उसको भी धागा अच्छा निकलेगा। कोसों की कटाई के बाद उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसका सही तरीके से भंडारण करना अति आवश्यक है। अतः इसके लिए उचित तापमान, नमी और स्वच्छता बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। भंडारण के लिए सर्वप्रथम तो सूखी और हवादार जगह का चुनाव करना चाहिए। फिर उस जगह को कीटों से मुक्त रखने के लिए समय समय पर कीटनाशी का छिड़काव करना चाहिए। कमरे के तापमान को भी अनुकूल बनाए रखना चाहिए तथा नमी 50 से 60% तक बनाए रखनी चाहिए। सही तरीके से भंडारण करने पर रेशम मजबूत होते हैं और बुनाई में दिक्कत नहीं आती। हम लोग किसानों के लिए जो भी हमारा तकनीकी जो डेवलप किया है इस संस्थान में, वो जो प्रक्षेत्र में जाने के लिए लैब टू लैंड प्रोग्राम करने के लिए
हम लोग रीजनल सेरिकल्चरल रिसर्च स्टेशन है हमारे पास, एक डुमका में है और एक अन्य राज्यों में भी बारिपादा में एक है, वरंगल तेलंगाना में एक है और रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर्स है उसके तहत। और उसके अलावा हमारा संस्थान में भी किसानों के लिए हम लोग प्रशिक्षण दे रहा है। और उसके अलावा जो भी 10 राज्य में जो कीट पालन ये टसर का होता है, वो 10 राज्यों में जो भी स्टेट डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स है, स्टाफ है, वो लोग के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है। इधर बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम लोग अपनाता है। इसके अलावा और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता है, किसान मेला करता है, सो मेनी स्किल एनहेंसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता है हम लोग। उसके तहत हम लोग लैब टू लैंड प्रोग्राम्स करके फील्ड लेवल में जैसा कोसा का उत्पादन और धागाकरण और रीलिंग में एक्टिविटीज़ को हम लोग इंक्रीज करने के लिए कोशिश कर रहा है। किसान भाइयों, तसर की ग्रेडिंग उसके मानक को निर्धारित करने के लिए की जाती है। इसमें रेशम की गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है, जिससे उसकी सही कीमत किसानों को मिलती है। इसकी ग्रेडिंग में धागों की लंबाई, मोटाई, रंग और मजबूती का परीक्षण होता है। उसी के आधार पर उसकी कीमत तय होती है। कोसा ग्रेडिंग होता है सिल्क कंटेंट का ऊपर सब रिलेबल ककून्स होता है, रिलेबल ककून और पीसी ककून बेस्ड ऑन द सिल्क कंटेंट एंड दिस थिंग ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसा करता है। हमारा कोसा के लिए भंडारण करने के लिए पूरा भारत देश में हमारा रॉ मटेरियल बैंक है। इस संस्थान के अंदर चाईबासा में इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। 1972 में इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा रॉ मटेरियल बैंक हमारा चाईबासा है। वो ककून्स प्रोक्योरमेंट करने के बाद उसको ग्रेडिंग करके ग्रेडिंग के अनुसार हम लोग रेट भी फिक्स करता है बेस्ड ऑन द सिल्क कंटेंट। 1 किलो का सिल्क का रेट 7200 किस्म के आधार पर उसको ग्रेडिंग के अनुसार कितना एक कोसा से ककून निकालता है। बेस्ड ऑन दैट वी हैव फिक्स्ड द रेट फॉर द सीड कमर्शियल ककून्स। अभी है सिल्क कंटेंट अच्छा रहने से अभी हम लोग उसको ग्रेडिंग 6 रुपया 7 रुपये तक चलता है। और झारखंड में तो अच्छा रेट दे रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट भी दे रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर झारखंड सरकार का, और झारक्राफ्ट भी वो लोग ककून प्रोक्योरमेंट कर रहा है। इसके अलावा जो प्राइवेट पार्टीज है उसको महाजन बोलता है, वो लोग भी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। और अन्य राज्य में थोड़ा ककून प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम है। जिधर अन्य राज्य में जो भी प्रॉब्लम है हम लोग RMB का इंटरवेंशन होता है। मिनिमम हम लोग जो भी TTA से बोलता है, ट्रॉपिकल टसर एडवाइजरी कमेटी, एक मीटिंग करता है हम लोग 1 साल में चाईबासा के अंतर्गत। उधर जो भी TTA से मीटिंग में रेट फिक्स होता है वो पूरा रेट हम लोग कोशिश कर रहे हैं देश में जो भी अन्य भाग में अन्य राज्यों में जो किसानों हैं वो लोग को उसी दर पर TTAC के आधार पर जो रेट देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तसर रेशम उत्पादन झारखंड के ग्रामीणों के लिए रोजगार का एक बेहतर माध्यम है। कटाई, छटाई, भंडारण और ग्रेडिंग से न सिर्फ रेशम की गुणवत्ता बनी रहती है, बल्कि किसानों को उसकी वजह से उसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। आइए अब हम आपको दूसरी जानकारी देते हैं। हमारी दूसरी जानकारी है दलहनी फसलों में कीट प्रबंधन। जी हाँ, अगर आप फसल लगाते हैं तो फसल के साथ साथ कीटों का भी प्रकोप बढ़ने लगता है। ऐसे समय में अगर हमारे किसान भाई सही समय पे कीट प्रबंधन नहीं करेंगे तो उनके फसल नष्ट हो सकते हैं। तो सही समय पे आप कीट प्रबंधन करें। जानने के लिए आइए हम सीधे रुख करते हैं विशेषज्ञ की ओर। अपने झारखंड प्रदेश में कई किसान दलहनी फसलों की खेती से जुड़े हुए हैं। यहाँ दलहनी फसलों में कीटों का प्रकोप होना एक गंभीर समस्या है। इनके प्रकोप से फसलें तो बर्बाद होती ही हैं, साथ ही साथ किसानों को भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। यहाँ की प्रमुख दलहनी फसल अरहर, जिसे तुअर भी कहते हैं, उनमें मुख्य रूप से फली छेदक तथा जाला बनाने वाले कीटों का प्रकोप होता है। फली छेदक कीट फलियों में छेद कर बनते दाने को खा जाते हैं। जाला बनाने वाले कीट फलियों में पौधों के ऊपर जाला बनाते हैं, जिससे फूल तथा फलियां नहीं बन पाती। जाला बनाने वाले कीट से बचाव के लिए क्लोरएंटरनिलीप्रोल तथा इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का छिड़काव अनुशंसित मात्रा में करना चाहिए। इसी तरह फली छेदक के लिए इमिडाक्लोप्रिड या फिप्रोनिल नामक दवा का प्रयोग करना चाहिए।
किसान भाइयों, खेती किसानी आप करते चले आ रहे हैं और अभी का जो समय है ये अभी दलहनी फसलों का समय है। ऐसे में दलहनी फसलें आप अपने खेतों में लगा चुके हैं और उसकी फसल तैयार होने को आई है। ऐसे में सबसे प्रमुख जो दिक्कत आती है वो है कीट का। तो ऐसे में कीट प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन्हीं सब बातों के लिए आज हम आए हुए हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय कुमार, जो जानकारी देंगे कि दलहनी फसलों में कीट प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं। दलहनी फसलों में जैसे कि प्रमुख दलहनी फसल जो हमारा अरहर है, जिसको तुअर भी कहते हैं, इस पे बहुत सारे कीटों का आक्रमण होता है, लेकिन प्रमुखता जो है वो फली छेदक कीट जो है उसका आक्रमण होता है, तथा और भी बहुत तरह के कीट हैं, जैसे जाला जो बनाते हैं और कुछ और भी कीट हैं, लेकिन इनमें प्रमुख जो है वो आपका फली छेदक कीट है। अब रहा प्रश्न फली छेदक कीट किस तरह से नुकसान करता है, तो फली छेदक जो कीट है वो जब हमारा फल लगने लगता है, फलियां बनती हैं, उस समय से ये प्रारंभ कर देता है आक्रमण करना। ये क्या करता है कि फलियों में छेद करके घुस जाता है और जो बनते हुए दानों को या बन गए हैं उन दानों को सभी को ये खा जाता है। इस तरह से किसान भाइयों को इसमें बहुत प्रमुखता से आर्थिक क्षति होती है। इन दोनों का आक्रमण जो है अरहर में प्रमुखता से होता है और इन दोनों के लिए जैसे ये जाला बनाने वाला कीट जो है ये क्या करता है, इसको रोकने के लिए हम लोग जो क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी अंतःवाहिनी जो कीटनाशक है उसका हम लोग फूल बनने के समय से छिड़काव करते हैं। एक बार 50% फूल बनता है उस समय करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फूल बनने के समय क्लोरांटानिलिप्रोल नामक एक दवा है उसका छिड़काव करते हैं और इसकी मात्रा होती है 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में। किसान भाई ध्यान देंगे, 1 मिलीलीटर जो दवा है वो 3 लीटर पानी में इसका बनाएंगे। इसका डोज जो है, जो मात्रा है 0.3 मिलीलीटर होता है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे इस दवा का। एक तो दवा महंगी है, दूसरा इसमें ये है कि एक वर्ष के अंदर इसका 2 से तीसरा छिड़काव नहीं होना चाहिए। दूसरा जो हम कह रहे हैं कि 50% जब फूल होता है उस समय आप इमिडाक्लोपिड या थायोमिथाक्साम इनमें से किसी का 1 ml प्रति लीटर के दर से घोल बना के छिड़काव कर देंगे तो इसका बचाव हो जाएगा। किसान भाइयों, इनके अलावा कई तरह की दलहनी फसलों में लाही का भी प्रकोप देखा जाता है। ये पत्तों की हरियाली को चूसता है जिससे पौधे मुरझा जाते हैं तथा मर जाते हैं। इससे बचाव के लिए ऑक्सीडोमिटोन मिथाइल नामक दवा का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जैविक विधि से वे नीम तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा बहुत सारे कीट हैं और बहुत सारी दलहनें हैं। दलहन की बहुत सारी फसलें हैं, मूंग है, उड़द है, इनमें बहुत सारे कीट लगते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी दलहनी फसलों में लाही का भी आक्रमण होता है। तो लाही का आक्रमण जब होता है तो लाही क्या करता है कि आपको पत्ते से उसका हरितमा को चूसने लगता है, उस पर बैठ के वो उसका अंदर का जो भी तरल पदार्थ है उसको चूसता है, ऐसे जान लें। जिससे कि क्या होता है कि पौधा पहले मुरझाता है, उसके बाद मर जाता है। और इस कीड़े से बचाव के लिए किसान भाइयों को ये ध्यान देना है कि ऑक्सीडोमेटोन मिथाइल नाम का एक दवा है, और जहाँ पर थोड़े मात्रा में घर के खाने के लिए कर रहे हैं उसके लिए भी ऑक्सीडोमेटोन जो मिथाइल है इसका जो मात्रा है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे। और मैं कह रहा था कि अगर किसान भाई ना चाहें कि रासायनिक दवा हम दें, थोड़े मात्रा में उन्होंने अपने प्रयोग के लिए सिर्फ लगाया है, घर के प्रयोग के लिए लगाया है, बिक्री के लिए या वाणिज्य रूप से नहीं लगाया है, तो ऐसे में छोटे स्तर पे लगाया है और जिसमें चाहते हैं कि किसी तरह का रासायनिक दवा का छिड़काव नहीं हो, तो उसमें आप नीम तेल का, जो नीम तेल उपलब्ध होता है वो आप
पिड़ाया हुआ या बाज़ार से अगर लेते हैं तो उसमें मात्रा लिखी रहती है, लेकिन जो क्रूड होता है जो आप खुद निकालते हैं उस तरह का नीम का तेल को 5 मिलीलीटर लेंगे 1 लीटर पानी में, और थोड़ा सा उसमें आप जो कपड़े धोने वाला पाउडर होता है बहुत हल्का सा मात्रा में, क्योंकि तेल जो है वो पानी में घुलेगा नहीं, तो वो थोड़ा सा आप 2-3 चुटकी 1 लीटर पानी में उस जो कपड़े धोने वाला पाउडर है उसको मिला देंगे और उसका घोल बनाएंगे और इसका छिड़काव करेंगे, तो देखेंगे कि थोड़े दिनों में ये तुरंत तो नहीं असर करता है, लेकिन 2 से 3 दिन लगता है और इसमें वो आपका लाही छोड़ने लगेगा आपके पौधों को। दलहनी फसलों में सफेद मक्खी का भी प्रकोप होता है। ये पौधों से रस चूसकर उनमें वायरस छोड़ देती हैं, जिससे पत्तियां मुड़कर अंततः मर जाती हैं। इससे बचाव के लिए अनुशंसित दवा का मात्रा अनुसार प्रयोग करने से सफेद मक्खी से छुटकारा मिल सकता है। आपका जो है कीड़ा लगते हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी है, सफ़ेद मक्खी क्या करते हैं कि पत्तों पे रस चूसती है, जिससे कि ये जो है दवा, ये बीमारी ढोने वाली जो कीड़ा होती है, इसको जो सफ़ेद मक्खी है बीमारी लेके चलती है। ये अपने खाने के लिए मुंह उसमें लगाती है, लेकिन क्या करती है कि वहाँ पर वायरस छोड़ के आ जाती है, जिससे कि आप उस पौधे में वायरस फैलता है, जिसका नतीजा होता है कि पत्तियां मुड़ने लगती हैं और अंततः मर जाती हैं। तो इससे बचाव के लिए किसी तरह का कीटनाशक जो आपके पास उपलब्ध है, वो अगर आपके वहाँ वैसा होता है तो पहले ही आप थोड़ा 1-2 पत्ते में अगर देखें तो छिड़काव कर देंगे, तो इससे बचाव हो जाता है। इसी तरह से यदि दलहनी फसलों में लगने वाले कीटों का प्रबंधन किया जाए तो फसलों की गुणवत्ता तथा उत्पादन दोनों बढ़ाई जा सकती है और इनसे अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। ये थी हमारी आज की जानकारी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले आप हमारा पता जरूर नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और लाभान्वित होते रहिए। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।